अभी भी वी आर फार फ्रॉम परफेक्शन कि मैं ये नहीं बोल सकती हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हो रहे हैं, ऐसा मान सकते हो कि कुछ अवेयरनेस की भी कमी है। लेकिन उस समय मेरे आंख से आंसू आ रहे थे। तो फिर भी जितने भी छात्र हैं, गार्जियन जो है अपने छात्रों को प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में भर्ती करने के लिए क्यों संकोच करते हैं? हम लोग से भी लीजिए, थोड़ा सा हम लोग से भी लीजिए, हम लोग भी देंगे। तो क्या आपको हमेशा शिक्षक का ही काम करना पड़ता है या फिर कुछ और भी करना पड़ता है सरकार के अगर आदेश अनुसार? लेकिन कुछ स्कूल है वहाँ पे ये भी फेस हो रहा है। मतलब इतना ग्राउंडेड होना जरूरी है टीचर को, और आप लोग है भी, सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब बारिश के समय में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो लैंडलॉक बन जाता है। आज के जो छात्र हैं वो केवल पढ़ाई या परीक्षा पे निर्भर है। कौन देता है क्या नहीं देता है मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं बस ये बोलूँगा कि मैं अपने आप को देखा हूँ। तो अब कैसा लग रहा है कि ये सही कदम आपने उठाया, आपको मजा आ रहा है ये करने में? वाई डू यू वॉन्ट टू गेट डिग्रेडेड? वो जीवन कौशल के ऊपर कुछ खास नज़र देते हैं या फिर आप लोग जो अपने द्वारा ही करते हैं सर? मुझे लगता है कि मैं सबसे छोटा था। नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम लोग पहला पॉडकास्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला एपिसोड होगा और आज का हमारा जो गेस्ट है मिस्टर शिवा छेत्री, पेशे से एक शिक्षक है। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। मेरा नाम शिवा छेत्री है। मैं भरनाबड़ी चाय बागान का निवासी हूँ। मेरे माता पिताजी दोनों चाय बागान के वर्कर हैं। मैं अभी सुभाषिनी टीजी प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर हूँ। साथ ही मैं ब्रिस्केट जी को बहुत बहुत अभिनंदन जनाना चाहता हूँ कि उन्होंने एक नई पहल शुरू की है। इस पॉडकास्ट चैनल को शुरू करके मैं आपको बहुत ही आने वाले समय के लिए आपको गुड विशेस देना चाहता हूँ। पहले शो में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो कुछ अपने जॉब के बारे में बताइए, जैसे कि आपका जॉब कब हुआ और कैसे हुआ, मतलब आइडिया कब आया मैंने हमको गवर्नमेंट टीचर ही बनना है या प्राइमरी टीचर में ही जाना है, इसके पीछे का कुछ कहानी? If we go to the starting, I was pursuing BSc, BSc Computer Science, ठीक है। तो उस समय फॉर्म निकला था। दैट टाइम आई वाज इन क्लास फर्स्ट ईयर। तो उसका फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद एग्ज़ाम देते देते आई वाज इन सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में मैं एग्ज़ाम दिया, उसके बाद एग्ज़ाम WB टेट क्लियर भी हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली मैं अपना BSc क्लियर नहीं, मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन इधर हो गया। आई एम वेरी हैप्पी कि आई मीन दैट काइंड ऑफ प्रोफेशन जहाँ मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन है कि मैं, हाँ, जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। और जस्ट आई ट्राइड और वो सक्सेसफुल हो गया। एंड फॉर दैट जो हो गया उसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप BSc परस्यूइंग में थे, कर रहे थे जी। तो इसका मतलब है कि आपका संस्कार प्रति रुचि थोड़ा ज़्यादा ही था। जी जी। तो अब वहाँ से अभी आप शिक्षक बन गए, वो भी प्राइमरी स्कूल का। तो अब कैसा लग रहा है कि ये सही कदम आपने उठाया, आपको मज़ा आ रहा है ये करने में? वो इस विषय में एक कोट बोलना चाहूँगा मैं, और ये कोट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कोट दिस गोज लाइक दिस: यू विल नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ इफ़ यू लव योर जॉब, एंड दैट्स द केस विथ मी। अगर आप जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं करेंगे अगर आप अपने काम को प्यार करते हैं, और वही मेरा साथ है। मुझे लगता ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। सुबह जब मैं रेडी होता हूँ मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ। मेरा ज़िंदगी का पार्ट बन चुका है, मेरा ज़िंदगी का हिस्सा है। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और आपका ऐसा लगता है कि आपको तो बहुत पहले ही जॉब लग गया है। तो लोग कहते हैं ना कि ये इतना कम उम्र में उन्हें HS पास करने का साथ साथ जॉब लग जाना, लोगों की आंखों में भी चुभता है ये चीज़। तो इसका पीछे जो है बात, आपका जो मेहनत है वो थोड़ा बताइए, मैंने कितना आपको संघर्ष करना पड़ा? अगर हम लोग शुरू में जाए, मैं अपना स्ट्रगल का बात यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो अगर मैं स्कूल की बात करूँ, मैं बिलोंग करता हूँ एक बहुत ही साधारण बागान के परिवार से। मेरी मम्मी बागान में काम करती है, मेरे पापा बागान में कार्यरत थे, अभी फ़िलहाल रिटायर हुए, ठीक है। तो मेरे पूरा गार्जियन ही बागान से जुड़े थे। अच्छा, गार्जियन का आपका रेगुलर सपोर्ट रहा? हमेशा रेगुलर सपोर्ट रहा। और मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी जो मैं हूँ वो मेरे माँ बाप की वजह से ही है। जो आपने सवाल किया,
उस पर ये मेरा एकदम ही जो आपने घटना बोला ये एकदम सत्य घटना हुआ है मेरे साथ। जैसे ही मैं ज्वाइन हुआ तो गांव में ऐसा हल्ला हो गया कि ये हो ही नहीं सकता है। अच्छा, मतलब विश्वास लाइक नहीं हुआ। पीपल हैड द परसेप्शन कि लोकल आदमी या फिर एक साधारण आदमी गवर्नमेंट जॉब मिल ही नहीं सकता उसको, और वो भी इतना कम उम्र में हो रहेंगे। अच्छा, तो आप ये बता दीजिए कि आपका जॉब कब लगा, मतलब ईयर, ज्वाइनिंग डेट अगर बता पाए तो। तो 2017 में 7 फरवरी को जब मैं ज्वाइन हुआ, उसके बाद से ही मुझे बहुत सारे जगह से सुनाई पड़ रहा था कि ये वैसा क्या वैसा क्या, बट आई नो, मुझे पता है कि मैं कैसे हुआ हूँ। मुझे अपना एबिलिटी पर पूरा भरोसा था। तो और एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। तो ये हो गया, एक और स्टेरियोटाइप है कि जो गार्जियन है वो प्राइमरी स्कूल का माहौल को लेकर चिंतित रहते हैं, वहाँ कैसा पढ़ाई होगा, इस विषय पे भी उनका जो है घोर चिंता रहता है, बना रहता है। तो मतलब आप एक ओवरव्यू दे सकते हैं कि आपका स्कूल में क्या क्या बेनिफिट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है, और आप लोग जो है उस बेनिफिट का कितना लाभ स्टूडेंट तक पहुंचा पा रहे हैं, या फिर आप ऐसा भी बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट मिलता है, गार्जियन को क्या बेनिफिट मिलता है, और आप लोग जो है इसमें कितना सम्मिलित है। सिर्फ मेरा स्कूल नहीं, यहाँ पे हमारे वेस्ट बंगाल में जितना भी स्कूल है, मुझे लगता है सभी में ही बेसिक नीड्स और बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मेरे स्कूल में ही फ्रॉम द स्टार्टिंग जब इस बच्चा स्कूल के अंदर आता है वो एडमिशन करता है, एडमिशन बिल्कुल फ्री है। उसके बाद कॉपी बुक पूरा फ्री है, यूनिफॉर्म जूता कपड़ा ड्रेस सब फ्री है। उसके बाद जब वो क्लास में आता है, कोई ट्यूशन फीस जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली प्राइवेट स्कूल में लगता है कि फीस लगता है मंथली, वो एक भी नहीं लगता। उसके बाद बैठने के लिए बेंच उन सब फ्री है। उसको बस ये करना है कि उसको घर से निकल के रेडी होके तैयार होके स्कूल आना है। अच्छा, बस यही चाहते हैं हम लोग। और उसके बाद जब टिफिन होता है, मिड डे मील सरकार की तरफ से दिया जाता है। अच्छा, मैं रोकना चाहूँगा आपको, ये मिड डे मील के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आप एलोबरेट कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे स्कूल में ज़्यादातर बच्चे ऐसे भी हैं, स्पेशली मैं बोलूँगा गांव के बच्चे, जो स्कूल आते हैं, उनका मेंटेलिटी में क्या रहता है, पढ़ाई तो करेंगे ही, साथ में एक उनका एक इच्छा रहता है कि हाँ मेरा जाके मैं कुछ खा पाऊँगा। क्योंकि कुछ गरीब बच्चे ऐसे भी है कि वो लोग के घर पे 2 समय का खाना भी जोड़ना मुश्किल होता है, तो वो एक खाने के प्रबंध है बोल के भी आते हैं। तो ऐसे भी सिचुएशन है। और मिड डे मील का जो कंडीशन है, एकदम सरकार ने डेट वाइज फिक्स कर दिया है कि अच्छा, कौन दिन क्या खाना देना। डाइट चार्ट हिसाब ऐसा कुछ चार्ट हिसाब है, फुल चार्ट हिसाब है। अच्छा। आपका फिक्स्ड है कि ये डेट में यही खिलाना, ये मंडे ये ट्यूसडे ये करके फ्राइडे अच्छा, तो सैटरडे। ये खाना का क्वालिटी कैसा रहता है मिड डे मील का? खाना का क्वालिटी इसके लिए मॉनिटरिंग टीम है, वीडियो से समय समय पर चेकिंग आती है। उसके बदले में भी वीडियो से अगर नहीं हुआ, जीपी से आते हैं, हमारे एसआई से आते हैं, ठीक है। और उससे भी नहीं हुआ तो हमारे स्कूल के खुद हेडमास्टर जो है वही खुद ही नियंत्रित करते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। अच्छा, मतलब इसमें क्वालिटी को लेकर कोई खास ध्यान compromise नहीं। अच्छा, खास ध्यान दिया हाँ। जाता है क्वालिटी को लेकर। जो एकदम सेल्फ हेल्प ग्रुप को बोला जाता है, एकदम स्कूल के बाहर ही हम लोग लिखा दिए हैं कि आज के दिन में ये बनेगा, एकदम फिक्स शेड्यूल है, वही हिसाब से खाना बनना है। और खाने के बारे में अगर बोला जाए, क्वालिटी के बारे में बोला जाए, बच्चों को देने से पहले हम लोग खाते हैं। अच्छा, अब मैं भी आगे खा सकता हूँ क्या? जरूर, हम लोग एवरी गार्जियन मीटिंग में हम लोग बोलते हैं कि गार्जियन लोग जो हैं वो लोग हमारे स्कूल के गेट से क्रॉस होते हैं। मैं हमेशा एवरीवन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार कोई आके खाना खा के चले जाए। अगर डेली नहीं सक रहे, कम से कम टाइम टाइम पर विजिट कीजिए, आके खाइए और खाते हैं। अगर कोई गार्जियन काम नहीं जाता है, उसका किसी कारणवश अगर वो घर पे रह गया, तो आते भी है, मिलते भी हैं, तो उनको बिठा के हम लोग खाना भी खिलाते हैं। और बच्चों को खिलाने से पहले एकदम शेड्यूल है कि हम लोग पहले खा लेते हैं, वाह, टेस्ट कर लेते ये हैं। बहुत अच्छा बात आपने जो बताया कि मतलब इतना ग्राउंडेड होना जरूरी है टीचर को, और आप लोग है भी, सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो अच्छा मैं और एक सवाल पूछना चाहूँगा। जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो स्टूडेंट का जो डाटा होता है, जैसे एडमिशन से हो गया या रजिस्टर हो गया, अटेंडेंस वगैरह हो गया, ये सारा सब कुछ मैनुअली होता था। तो अभी
उसी व्यवस्था में आप लोग है या फिर नया कुछ डिजिटल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐप या फिर वेबसाइट वगैरह कुछ है? अभी अगर आप देखें तो मोटा मोटी सरकारी स्कूल में एवरीथिंग इज़ डिजिटल। अच्छा। एडमिशन से लेकर हर चीज़, यूनिफॉर्म से लेकर मिड डे मील से लेकर हर चीज़ डिजिटल है अभी। अभी मतलब उनका डाटा जो डिजिटली सेव एकदम डिजिटली विथ आधार कार्ड अपलोड होता है साइट पे। और पहले जो सिस्टम था, कब हम लोग देखते हैं बहुत सारे एग्जांपल है कि एक बच्चा उसका नाम रहता है गवर्नमेंट स्कूल में लेकिन वो पढ़ रहा है प्राइवेट में। अच्छा। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल रहता था पहले। तो इसके कारण क्या होता था, एनरोलमेंट तो है स्कूल का, हाँ। लेकिन बच्चा एक्चुअली में नहीं है, वो आता ही नहीं था। तो ऐसा करने से क्या होता था, एक स्कूल का हैम्पर ही है, क्योंकि एनरोलमेंट तो है लेकिन आ नहीं रहा है बच्चा। तो इसमें क्या हुआ, अभी एकदम ऑनलाइन है। अभी एक एक बच्चा का यूनिक आईडी है। अच्छा। अगर कोई एडमिशन करना चाह रहा है, अगर अच्छा, उसका मैं कहीं रोकता हूँ आपको। ये यूनिक आईडी कार्ड में थोड़ा सा आप डेफिनेशन बता दीजिए, क्या है ये? यूनिक आईडी एक ऐसा आईडी है 14 डिजिट का, जो एक बच्चा के लिए एक ही रहता है। अच्छा। यूनिक बोलने से ही उस सिर्फ स्पेसिफिक टू दैट पर्सन। अच्छा। तो एक बच्चा का एक यूनिक आईडी रहता है। तो जब उसका एडमिशन होता है उसी समय उसका यूनिक आईडी बन जाता है। अच्छा। तो अगर एक बच्चा एक स्कूल में है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा एक स्कूल में है, तो अगर वो चाहेगा कि उसका एडमिशन कोई दूसरा जगह भी हो, तो वहाँ पे एंट्री करने से दिखा देगा कि दिस पर्सन इज रीडिंग इन दिस स्कूल। अच्छा। अच्छा। तो अभी डिजिटली इम्पॉसिबल है कि एक बच्चा दो स्कूल में एनरोलमेंट हो। अच्छा, मतलब अगर मान लीजिए एक बच्चा, मतलब प्राइवेट स्कूल के लिए भी सेम कहानी है? सेम कहानी। अभी इसको बोलते हैं यूडाइस। अच्छा। तो यूडाइस में अभी गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट स्कूल को भी यूडाइस करना पड़ रहा है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी। तो वो लोग को भी एनरोलमेंट फुल्ली डिजिटल करना पड़ता है, एडमिशन डिजिटल, हर एक बच्चा का यूनिक आईडी बनेगा, तो एवरीथिंग इज डिजिटल। तो आपको मतलब लगभग है जो डाटा बेस वाला जो काम है लगभग डिजिटल हो गया है? डिजिटल हो गया। तो इसे करते कौन लोग हैं? आप लोग करते हैं या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर हायर किया जाता है? स्कूल में हमारे हेडमास्टर और असिस्टेंट टीचर के अलावा स्टाफ्स कोई नहीं रहता है। जो भी स्कूल में काम होता है हम लोग मिल बांट के ही करते हैं। तो जो जो काम के लिए परफेक्ट रहता है वही करता है। तो आपने जितने सारे जो बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ बताए हैं, तो फिर भी जितने भी छात्र हैं, गार्जियन जो है अपने छात्रों को प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में भर्ती करने के लिए क्यों संकोच करते हैं? इसका रीजंस अगर देखा जाए तो बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर गार्जियंस जो थोड़ा सा भी फाइनेंशियली एबल है, वो कोशिश करते हैं कि प्राइवेट में डालें। और यहाँ पे गवर्नमेंट में क्या होता है, वही बच्चे आते हैं, बोलने में मुझको दुख लग रहा है लेकिन कॉन्शियस गार्जियन कम रहता है गवर्नमेंट स्कूल में। तो वो लोग क्या होता है कि ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते बच्चे को। और यहाँ पे गार्जियंस जो रहते हैं ज़्यादा लिटरेट बहुत कम रहते हैं, तो ये भी एक कारण है। और ये अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या करते हैं कि आप, जैसे आप लोग का स्कूल में एडमिशन सत्र का जब शुरुआत होता है तो आप कैसे जाके बताते हैं कि अब एडमिशन शुरू हो गया है, या फिर ऐसा? स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, फाइनल एग्ज़ाम, उसके बाद हम लोग एक बैनर प्रिंट करते हैं। प्रिंट करके हम लोग स्कूल के गेट पे चिपकाते हैं। और जैसे ही स्कूल खुलता है आफ्टर न्यू ईयर्स हॉलीडे, हम लोग मिनिमम 2 से 3 बार गांव विजिट करते हैं हेडमास्टर के साथ, 2-3 टीचर मिलके। स्कूल में एडमिशन चालू थे। इस बार 2025 में हम लोग 2 बार पूरा ही गांव में हम लोग जाके विजिट किए, एक एक घर से जाके परिचय किए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा बात हो रहा है, हम लोग का स्कूल में एडमिशन चल रहा है, आप लोग आके एडमिशन कीजिए। हम लोग का बस फोकस एक ही है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक प्राइमरी शिक्षक का दायित्व क्या है और आप इस दायित्व को किस हद तक पालन करते हैं? एक प्राइमरी शिक्षक का दायित्व अगर देखा जाए तो प्राइमरीली एक दायित्व है, वो है बच्चे लोगों को अच्छा शिक्षा देना, अच्छा ज्ञान देना और गलत रास्ते से सही पर लाना। तो ये जो दायित्व है, मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादातर मैं जिसको भी मिला हूँ अभी तक शिक्षक, वो इसको बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। और अगर मेरी बात किया जाए तो मैं बोलूँगा कि मैं 100% तो नहीं कर सकता हूँ,
लेकिन जितना मुझसे बनता है वो मैं करता हूँ। और स्कूल से मेरा ऐसा हो गया, अभी लगाव ऐसा हो गया, बच्चों से ऐसा लगाव हो गया कि अगर छुट्टी भी हो जाए, जैसे मैं आपको एक घटना का बताता हूँ। क्लास 4 2023 का बैच था। दे वर लाइक दे ऑलरेडी पास्ड क्लास 4, ठीक है। तो रिजल्ट आना बाकी था, तो क्लास में बैठे हुए थे, तो मैंने बोला कि बच्चों अब तो बहुत खुश हो गए तुम लोग, अब तो नया स्कूल में जाओगे, हाई स्कूल में जाओगे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में मिलेगा, बहुत सारे बच्चे हो गए, तुम लोग का दोस्त मिलेगा। देन दे वर लाइक सर मुझको जाने का मन नहीं है, सर मैं फेल हो जाऊंगा, मुझको यहीं पे रहना है, सर हम लोग को फेल करा दीजिए। तो सब उठ के बोलने लगे सर मुझको फेल कर दीजिए, मुझको फेल कर दीजिए। तो उस समय मुझको लगा कि हाँ, एज ए टीचर ये एज अ टीचर जो मैं चाहता था वो हुआ है। मतलब बच्चों का जो है एक अलग सा लगाव बच्चों से भी है और मुझसे भी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, उस समय मैं भावुक हो गया था कि मैं बैठा हुआ था, बच्चे लोग के हाथ उठाते देख रहा था कि मुझको फेल कर दीजिए, मुझको फेल कर दीजिए। लेकिन उस समय मेरे आँख से आंसू आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि ये जो भावना है ये कुछ अलग ही है और इसको मुझको बरकरार रखना है। तो ऐसा ही बहुत सारा घटनाएं हुई हैं बच्चों से जो लगाव है, तो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता आपको। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि हमारे बच्चे जो हैं, अगर हमारे घर पे कुछ उत्सव है तो वहाँ पे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जब छुट्टी होने वाला है, जैसे कि दशहरा का छुट्टी, उस समय मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बच्चों जब छुट्टी होगा तो अगर तुम लोग सकोगे तो मेरे घर पे भी आना। और वो लोग एक्चुअली आते भी हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि दशहरा में मैं देखता हूँ कि मैं तो प्रिपेयर भी नहीं था कि एक बार देखा कि बच्चे एक टोटो बच्चे आ गए। तो मैं थोड़ा डर भी गया कि तुम लोग कैसे आए, किसके मदद से आए। तो मैं देखा कि वहाँ पे एक बड़ी जो पहले पास हो चुकी थी बच्ची, वो लेके आई थी। तो मुझे इतना खुशी लगा कि मैं वो जाहिर नहीं कर सकता। और मेरे घर के सभी लोग भी बहुत खुश हुए कि बच्चे इतने दूर से आए हैं। तो बच्चे लोग सभी लोग को बैठ के हम लोग ने जो पकवान सब बनी थी, हम लोग सब ने साथ में मिल के खाए। और वैसे ही उस समय तो हमारे स्कूल में सादिक सर थे, उस समय TIC थे। तो जैसे कि मैं दशहरा में बुलाता था, सादिक सर के घर पे जब ईद होता था तो ईद में भी वैसे ही बच्चे पहुंचते थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई जाति धर्म कुछ को नहीं मानते हुए बच्चे सबको उतना ही लगाव करते थे। तो इसको देख के भी मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ। तो मैं कुछ बेसिक्स पूछना चाहूँगा, ये जनरल नॉलेज के लिए भी हो जाएगा सबके लिए। तो आपके उच्च पद अधिकारी, उसके बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए। मतलब आपका जो स्कूल है किन किन अधिकारी का अंडर में आता है, कैसे क्या होता है। तो अभी जो स्कूल है वहाँ पे मैं एक असिस्टेंट टीचर हूँ। उससे ऊपर देखा जाए तो हेडमास्टर, जो पूरा ही स्कूल को संचालित करने का दायित्व उनके ऊपर रहता है। तो हमारे स्कूल के जो है हेडमास्टर हैं वो एक स्कूल के पदाधिकारी हैं। अच्छा, वो स्कूल का दायित्व उनके ऊपर है, सारा दायित्व। उनके बाद अगर ऊपर में जाएंगे तो हमारी सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ऑफिस जो है कालचिनी में है। तो वो मॉनिटर करते हैं पूरा ही कालचिनी ब्लॉक के जितने भी स्कूल हैं। अच्छा, ब्लॉक लेवल में। ब्लॉक लेवल में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में है DI और DPSC चेयरमैन। कालचिनी के ऑफिस में SI मैडम रहते हैं। SI ऑफिस से हम लोगों को हमेशा फुल सपोर्ट मिला है। अगर कुछ भी हम लोगों को प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्म करते हैं उनको, और दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। और अगर हम लोग कुछ करने के लिए आगे बढ़ भी रहे तो वो लोग हम लोगों को ऑलवेज मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि आप लोग कीजिए, हम लोग हैं। तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है कि वो लोग दे मेक अस फील लाइक कि हाँ, अगर हम लोग कुछ करने जा रहे हैं तो वो है हम लोग के लिए। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, तो आपको जब वो हौसला देने वाला कोई रहता है तो मेरा प्रोडक्टिविटी मैं 100% से 200% करने के लिए तैयार हूँ।
और मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि लोग के मन में एक संशय रहता है कि जैसे कि अब सब तो अपना दायित्व ठीक से ही निभा रहे हैं, जैसे आपके मुताबिक आपने जैसा कहा, आप जितने लोगों को जानते हैं या सह शिक्षक को जानते हैं, तो लोगों के मन में एक बहुत ही गहरा स्टीरियोटाइप है हमेशा से कि प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल मतलब नो इंग्लिश। हम्म। ठीक है, तो आप इसको किस हद तक मानते हैं इस बात को? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल मैं बोलूँगा आपने किया है। और जैसे कि मैं आपको बोलना चाहूँगा, इंग्लिश आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरा वर्ल्ड समझता है। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं बोलना चाहूँगा, हमारे प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश को महत्व बहुत ज़्यादा दिया जाता है। हमारे इंग्लिश का ही सिर्फ एक सब्जेक्ट बोलेंगे कि मेरे स्कूल में 2 मीडियम है, अच्छा, हिंदी मीडियम और बांग्ला मीडियम। मैंने साइमल्टेनियसली हो सकता है। दोनों मीडियम एक साथ चलता है हमारे स्कूल में। अच्छा, ठीक है, लेकिन इंग्लिश का किताब अगर कोई स्कूल एक मीडियम फिक्स मीडियम है जैसे कि हिंदी, तो हम लोग का एक मेंटालिटी रहता है कि उसमें हिंदी ज़्यादा पढ़ाई होता है और इंग्लिश कम होता है। लेकिन दिस इज़ नॉट द केस। सिर्फ इंग्लिश का हम लोग का 3 ठो किताब है। अच्छा, सिर्फ इंग्लिश का वी हैव 3 बुक्स। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट मतलब इंग्लिश को फोकस किया जाता हम है, ऐसा कह सकते हैं कि इक्वल प्रायोरिटी मिलता है, और वो हुआ भी है। मैं आपको एक एग्जांपल, मतलब एक शॉर्ट स्टोरी आपको बोलना चाहूँगा। 2024 का इंडिपेंडेंस डे, हम लोग एकदम तैयारी कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस डे हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। प्रोग्राम का हम लोग शेड्यूल कर रहे थे। उसी बीच हम लोगों को कॉल आती है कि एयरफोर्स से कर्नल सर भी हमारे स्कूल में प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए और हम लोगों ने भी इस डिसीज़न को बहुत वेलकम किया। और उसके बाद हम लोग तैयारी और ज़ोरों शोरों से शुरू कर दिए कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो पैट्रियोटिक डांस, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हम लोग तैयारी शुरू करें किए। फिर स्पीच में हिंदी का स्पीच मैडम ने लिख के दिया और इंग्लिश का स्पीच मैंने ही 2 पेज का हो गया, ऑलमोस्ट 2 पेज का हो गया था। तो वहाँ पे भी कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स थे जो बोलने में थोड़ा असुविधा होता है। तो जब सिर्फ 2 दिन में हम लोग ने वो प्रैक्टिस किए, तो जिस दिन 15 अगस्त आया, जिस दिन प्रोग्राम था, उस दिन बाकी प्रोग्राम तो चल ही रहा था, लेकिन उस समय वहाँ पे प्रेजेंट थे कर्नल सर। आई वॉज वरीड कि वहाँ पे बच्चे कैसी परफॉर्म करेगी, लेकिन जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे फार बेटर की। और मैंने सिखाया था कि बच्ची को सिखाया था कि जब बोलोगी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आँख में देख के बोलना। तो शी डिड एग्जैक्टली एज आई सेड। उसने इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोला और लास्ट में जब जय हिंद का नारा लगा, हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और इतना गर्व महसूस हुआ अपने आप को कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। Of class 4. Respected teacher, guardian, our guests, and my dear fellows, we gather here to celebrate our 78th Independence Day on this auspicious day. We honor those great souls who gave their lives for our freedom from the British colonial rule. On this day, many years ago, on August 15, 1947, our country got independence. I wish you all a very happy Independence Day. Let's celebrate and value the freedom we have got and work together to make India even better. भारत माता की, भारत माता की, वंदे बोलो। उसके बाद बाहर निकलने के समय में जब वो लोग जा रहे थे, कर्नल सर ने मुझको बुला के बोले कि ये गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है। तो मैंने जवाब दे दिया कि ये तो फुली गवर्नमेंट स्कूल है सर। फिर लेकिन मेरा मन में एकदम वो फील हो रहा था कि हाँ, जो हम लोग ने सपना देखा था, जो मैंने सपना देखा था, वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। तो और एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षा का क्वालिटी क्या है? और इसके साथ और जुड़ा हुआ सवाल है
कि क्या आप अपने बच्चे को अपने स्कूल में एडमिशन करवाएंगे? स्कूल में अभी पढ़ाई की स्थिति बाकी स्कूल का मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है मेरा स्कूल में जितना तक है हम लोग कोशिश किए हैं, जितने भी हम लोग स्टाफ हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करें। तो अगर ऐसा सिचुएशन आया कि मुझे अपना बच्चा को डालना पड़े, मैं बेझिझक डाल सकता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आप 2017 से लगातार अपने स्कूल में सर्विस दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब से आप इस स्कूल में आए हैं तो स्कूल का जो गुणवत्ता को किस हद तक बढ़ा पाए हैं, या उसमें आपका योगदान क्या रहा है? 2017 में मेरा पहला नियुक्ति मेरा सेंट्रल डोरस टीजी प्राइमरी स्कूल में हुआ था, अच्छा, जो कालचिनी ब्लॉक के में भी लास्ट भूटान बॉर्डर पड़ता है, आखिरी गांव कह सकते हैं। आखिरी गांव कह सकते हैं। और वहाँ पे जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मिनिमम 2 नदी है, 2 नदी आपको क्रॉस करके जाना पड़ता है, ठीक है। और 2 नदी बाकी समय में, बरसात को छोड़ के बाकी समय में वहाँ से यातायात आप कर सकते हैं। लेकिन जब बारिश के समय में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो लैंड लॉक बन जाता है। अच्छा, वहाँ पे मैंने 2 साल किया, उसके बाद 2 साल लॉकडाउन हो गया। उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही मैं सुभाषिनी टीजी प्राइमरी स्कूल में, तो यहाँ पे भी स्कूल काफ़ी नज़दीक पड़ा मुझको। वहाँ पे अगर मेरा प्रोडक्टिविटी 100% था तो मैं चाह के भी मेरा प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितना मैं दे सकता हूँ, यहाँ पे समय का पाबंदी नहीं था, यहाँ पे यातायात के प्रॉब्लम नहीं था, तो मैं 100% दे सकता था। यहाँ पे दे रहा हूँ, दे सकता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आपका जो स्कूल है ग्रामीण क्षेत्र में, टी गार्डन एरिया में, तो अब एक लोगों का मेंटली रहता है कि अब वहाँ के जो लोग हैं थोड़ा कम शिक्षित है, तो आपके लिए कितना कठिन रहता है वहाँ पे शिक्षा प्रदान करना वहाँ के छात्रों को? मैं ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी पूछ रहा हूँ। जी जी जी। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्पेशली हमारे चाय बागान में मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल में फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स ज़्यादा मिलेंगे आपको। अच्छा, और फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स का मतलब यह है कि अपनी पीढ़ी में पहली बार वो कोई स्कूल जा रहे हैं, उनके ना मम्मी पापा गए थे, ना गार्जियन गए थे, ना उनके दादा दादी। दे आर द फर्स्ट वंस टेकिंग स्टेप इन ए स्कूल। तो ऐसा होने से क्या होता है, जो ऑलरेडी एजुकेटेड है, दोज हु आर लिटरेट, दे नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो वो लोग को ऑलरेडी दे आर कॉन्शियस, गार्जियंस समझाना उतना नहीं पड़ता, ज़्यादा नहीं पड़ता, वो लोग कॉन्शियस रहते हैं कि हाँ एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन जो ऑलरेडी लिटरेट है, रहते हैं बहुत सारे जो चाहते हैं कि अच्छा हो, लेकिन बहुत सारे रहते हैं इलिटरेट को समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है इलिटरेट से। तो क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग को ऐसा सिचुएशन ज़्यादा मिलता है कि जिसके गार्जियंस थोड़ा पहली बार जिसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो लोग को ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग को हम लोग जागरूक करें, एजुकेशन का महत्व को हम लोग समझाएं। लेकिन फिर भी ये कठिन रहता है आपको। कठिनाई रहती है ज़रूर। आज के जो छात्र हैं वो केवल पढ़ाई या परीक्षा पे निर्भर है, या फिर उनके ऊपर ध्यान भी दिया जा रहा है जीवन कौशल विकास के को लेकर? अभी अगर देखा जाए तो प्राथमिक स्कूल में, तो स्पेशली फॉर गवर्नमेंट स्कूल में बोलूँगा, यहाँ पे पढ़ाई तो होती है, लेकिन आप देखेंगे स्कूल में पैर रखने से शुरू से लेकर वो बाहर निकलने तक वो बहुत छोटी छोटी सी वो सीख ही रहा है। जैसे कि जैसे अंदर आएगा, स्कूल के गेट में अंदर घुसने से ही उसको सब पता होगा कि डिसिप्लिन क्या है, कहाँ पे क्या नहीं करना है, क्या करना है, कहाँ पे जाके बैग रखना है, लाइन कैसे लगना है, घंटी बजने पर कहाँ पे जाना है। तो ये भी एक रियल लाइफ स्किल्स है जो आप बोल रहे हैं। और पढ़ाई पे तो फोकस है, ऑफ कोर्स एग्ज़ाम में अच्छा करना है, सबको करना है, सब कोशिश करते हैं, लेकिन फोकस हमेशा सिर्फ परीक्षा पर हम लोग को नहीं देना है, हम लोग नहीं देते हैं।
तो जैसे जो सरकारें हैं हम्म। वो जीवन कौशल के ऊपर कुछ खास नज़र देते हैं या फिर आप लोग जो है अपने द्वारा ही करते हैं सब? सरकार से बहुत तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम सब होते हैं। अच्छा। उसमें जैसे कि टीचर्स लोग को भी ले जाते हैं ट्रेनिंग्स के लिए, ताकि वो लोग आके कुछ नया कुछ सिखा सके। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, इंटर जीपी इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट तक पहुंचते हैं स्पोर्ट्स में। हमारे बच्चे भी गए हैं डिस्ट्रिक्ट तक। उसके बाद रियल लाइफ स्किल्स अगर बोलेंगे तो मुझे लगता है बच्चे जो हैं, जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, वो लोग दे आर एट द एग्जैक्ट एज कि वहाँ पे अगर कुछ इंस्टिल कर रहे हैं, आप कुछ डाल रहे हैं, वो एक कॉन्क्रीट बन जाता है, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो रियल लाइफ स्किल्स हो। तो रियल लाइफ स्किल्स में भी वो लोग बहुत सारे चीज़ सीख रहे हैं, जैसे कि इमोशंस हो गया, किसी को प्यार करना, जानवरों को प्यार करना, किसी को अपने बराबर में देखना, किसी को हीन भाव से उसको ट्रीट नहीं करना, ये भी एक रियल लाइफ स्किल्स है। तो ये बहुत सारे हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा सीखे, तो हम लोग का कोशिश हमेशा ये रहता है। और एक बात, जैसे कि पढ़ाई में सबको कहते हैं कि सिर्फ शिक्षक का ही योगदान रहता है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि गार्जियन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप इस विषय पे क्या कहेंगे, गार्जियन का कितना बड़ा योगदान होता है? गार्जियंस हमेशा प्रायोरिटी है, क्योंकि एक बच्चा को अगर आप देखेंगे, वो स्कूल में 6 से 8 घंटा रहता है, लेकिन उसके बाद कहाँ पे रहता है? घर में। तो पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स ऑफ देयर लाइफ। पेरेंट्स ही है, गार्जियंस ही है जो उसके असली शिक्षक है, पहला शिक्षक। हम 8 घंटा के लिए हम लोग जितना कोशिश करते हैं वो करते हैं, लेकिन गार्जियंस का दायित्व अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा भूमिका है। वो मैं एग्जांपल मेरे स्कूल में ही देना चाहूँगा। जब हमारे स्कूल में मीटिंग्स होते हैं, गार्जियन मीटिंग, तो हमारे स्कूल में अभी फ़िलहाल 137 बच्चे हैं, और मैं जो अभी स्कूल में हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि आई एम वेरी लकी कि जहाँ पे हूँ वहाँ के गार्जियंस बहुत ही कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस। तो मीटिंग बुलाने से मिनिमम 100 से 110 आदमी आ जाते हैं मीटिंग में, और हम लोग उनसे फीडबैक लेते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग से कुछ गलती हो रहा है, आप लोग सुधारिए, आप लोग बोले कि हम लोग क्या कर सकते हैं स्कूल का कंडीशन ठीक करने। अमूमन देखा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स तो आते ही नहीं। एकदम। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि 120-100 पेरेंट्स आते हैं, तो ये एक खुद में ही बहुत बड़ी बात है। मुझको ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे गार्जियंस मेरे साथ में, और मैं उनको हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप लोग हैं इसीलिए हम लोग हैं। गार्जियंस अगर नहीं रहते हैं तो कोऑर्डिनेशन बहुत बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ 5 है और हम लोग जाते हैं बाहर से। दे आर द एक्चुअल रेसिडेंट्स ऑफ दैट विलेज, तो वो लोग को पता है कि वहाँ पे क्या करने से क्या होगा। इसीलिए हम लोग हमेशा कुछ भी करने से पहले वो लोग से सजेशन लेते हैं। जैसे कि स्कूल में हम लोग कलर किए, तो कलर करने से पहले हम लोग 2 दिन पहले मीटिंग बुलाए थे, तो हम लोग ने बोला कि हम लोग कलर कर रहे हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? तो सब लोग, लड़का लोग स्पेशली खड़ा होकर बोल रहे कि किसी को बुलाने का जरूरत नहीं, हम लोग लगा देंगे कलर। वाह। हम लोग कलर लगा देंगे, और वो लोग लगाया भी। वो लोग ही आके कलर लगा के चले गए। हम लोग ने स्कूल में स्मार्ट टीवी लिए थे स्कूल में, वो टीचर्स के फंड से मिला के ही। अच्छा। ताकि हम लोग चाहते हैं कि स्कूल में सिर्फ जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है अभी ट्रेडिशनल, उससे अच्छा हम लोग उससे भी बेटर करके हम लोग चाहते हैं कि डिजिटल एजुकेशन। तो हम लोग ने स्कूल टीचर्स मिल के स्मार्ट टीवी लिए थे। तो उसको लेने से पहले भी हम लोग गार्जियन मीटिंग बुलाए थे, तो उसमें भी हम लोग बोले थे हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग से भी लीजिए, थोड़ा सा हम लोग से भी लीजिए, हम लोग भी देंगे। तो हम लोग बोले कि नहीं, अभी नहीं चाहिए, अगर चाहिए लगेगा तो हम लोग बोलेंगे। तो इतना वो लोग से हम लोग को कुछ आशा नहीं है कि पैसा दे, लेकिन इतना बोल देना कि हम लोग है तो भी बहुत बड़ा बात है। तो हम लोग को इतना हौसला मिल जाता है कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं 100% देता हूँ
मैं 200% दूंगा, क्योंकि मेरे गार्जियन मेरे साथ में हैं। जैसे कि अभी आपने डिजिटल का बात बोला, जैसे स्मार्ट टीवी आप लोगों ने लिया, तो शिक्षा में आधुनिक तकनीक का क्या महत्व है? और मैं और एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारी जो सरकारें हैं इसको किस प्रकार से इसके ऊपर काम कर रही है, किस प्रकार से इसको बढ़ावा दे रही है, और आप जो है इसको किस हद तक छात्रों तक पहुंचा पाएंगे? डिजिटल एजुकेशन अभी के समय में बहुत ही कारगर, इफ़ेक्टिव तरीका है पढ़ाने के लिए, बच्चों को सीखने के, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। क्योंकि एग्जांपल, मैं आपको छोटा एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी के बच्चों को आप एक खिलौना दीजिए और हाथ में एक स्मार्टफोन दीजिए, पहले वो क्या को पकड़ेगा? अभी के हिसाब से तो फोन ही पकड़ेगा। पहले फ़ोन पकड़ेगा, वो रील्स स्क्रॉल करेगा, नहीं तो यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करेगा। तो वी कैन सी द डिफरेंस। अभी डिजिटल वर्ल्ड है, अभी का 5-6 साल का बच्चा हम लोग से अच्छा फ़ोन चलाता है, तो इसका हिसाब से हम लोग को अडेप्ट भी करना पड़ेगा, इसका हिसाब से ढलना पड़ेगा। तो वो लोग इंटरेस्ट क्या में दिखा रहे हैं? वो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं डिजिटल चीज़ में। तो चलो ना, डिजिटल में जिसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसी के थ्रू से हम लोग पढ़ाई कराएं। जिसमें वो लोग का इंटरेस्ट है उसी में, अगर उसी के तरीके से हम लोग अगर पढ़ा पाए तो इससे तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो लोग को भार भी नहीं लगेगा कि वो लोग कुछ कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। वो लोग खेलते उलते सीख जाएगा, इंटरेस्ट भी रहेगा और पढ़ने में वो लोग को आसानी भी होगा। तो यही मोटिव लेके हम लोग स्कूल में डिजिटल क्लास कराने के लिए स्मार्ट टीवी लिए थे, कंप्यूटर पहले से लिए थे, बाद में स्मार्ट टीवी लिए। तो और एक बात, एक समस्या ही है, आप कह सकते हैं सवाल का समस्या ही है ये, कि मैं देख रहा हूँ कि दिन दिन जो है सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ते जा रही है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो इसे रोकने या कम करने के लिए हम लोग जो है क्या क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं? ड्रॉप आउट्स को रोकने से पहले हम लोग जानेंगे कि ड्रॉप आउट्स हो क्यों रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, कि अगर मेरा बच्चा जो है वो स्कूल के लिए तैयार तो हो रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है? वो स्कूल का यूनिफॉर्म में स्कूल का नाम लेके कहीं और जा रहा है। अच्छा, वो भी एक ड्रॉप आउट है। दूसरा क्या है, स्कूल जा ही नहीं रहा है, लेकिन उसको कोई बोलने वाला नहीं है कि तुमको स्कूल जाना है। दूसरा ये हुआ। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है कि ड्रॉप आउट बढ़ रहे हैं। तो ड्रॉप आउट को रोकेंगे कैसे? ड्रॉप आउट को रोकने का कारण बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि बहुत सारे आकर्षण अभी सरकारी स्कूल में है, फ्री एजुकेशन, फ्री मिड डे मील, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बुक्स। फिर भी हम लोग देखते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी ड्रॉप आउट्स की संख्या उतना इफेक्टिवली कम नहीं हो रहा है। तो ऐसा मान सकते हैं कि कुछ अवेयरनेस की भी कमी है? अवेयरनेस की कमी बिल्कुल है, बिल्कुल है अवेयरनेस की कमी। लेकिन जितना हो सके मुझे लगता है कि किया जा रहा है कि ड्रॉप आउट रोकने के लिए। और साथ ही गवर्नमेंट को लेके नॉन गवर्नमेंट भी, एनजीओस भी एकदम हाथ में हाथ मिला के हम लोगों का साथ दे रही है। फिलहाल में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। फिलहाल में ही हमारे स्कूल में एक एनजीओ की तरफ से आई थी। उन लोगों ने ड्रॉप आउट्स को ढूंढ के निकाल के अच्छा, 10 ड्रॉप आउट हम लोग का स्कूल में एडमिशन किया। वाह, तो बहुत अच्छा। 10। और दूसरा बात यह है कि जैसे एडमिशन तो हम लोग को पता है कि जनवरी तक चलता है, जनवरी फरवरी न्यू सेशन का एडमिशन वही रहता है। लेकिन अगर कल भी मेरा स्कूल में कोई आए एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेके, मैं उसको रिटर्न नहीं कर सकता, बिकॉज कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। हालांकि हम लोग का स्कूल का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हो चुका है, फिर भी अगर कल कोई आया डॉक्यूमेंट लेके मेरे स्कूल में, आई विल टेक एडमिशन इन दैट स्कूल। मुझको लेना ही है, क्योंकि अगर नहीं लिया तो दैट विल बी काउंटेड एज अ ड्रॉप आउट। वो मैं होने नहीं देना चाहता हूँ। सो आई विल टेक द एडमिशन। जैसे कि आपने अपने स्कूल के बारे में बताया, ड्रॉप आउट को आप ले सकते हैं सेशन के बीच में भी। तो मैं एक सवाल कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आपके स्कूल में 2 मीडियम ऑलरेडी है। जैसे हम लोग डुअर्स क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जनजाति, विभिन्न भाषागत के जो है लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आपके स्कूल में भी विभिन्न वर्ग के छात्र होंगे, विभिन्न फाइनेंशियल बैकग्राउंड के भी छात्र होंगे।
बहुत जो है विभिन्न गोष्ठी से भी होंगे, तो ये जो डाइवर्स क्लासरूम को आप किस प्रकार से हैंडल करते हैं? वो तो एकदम जाहिर सी बात है। जो क्लास रहती है, एक क्लास में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी जाति से, बहुत सारे भाषी और बहुत सारे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बच्चे लोग आते हैं। कोई हिंदी बात कर रहा है घर पे, कोई किसी का मदर टंग नेपाली है, किसी का सादरी है। तो इस क्लास को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं? जिसको जो भाषा में समझ में आ रहा है हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी भाषा में भी समझाते हैं। कभी कभी मैं ही क्लास लेते लेते बच्चों से सादरी भाषा में बात करता हूँ। कोई बच्चा अगर नहीं समझ रहा है तो उसको मैं नेपाली में भी कभी समझा देता हूँ। वैसे तो स्कूल हम लोग का हिंदी मीडियम है, लेकिन अगर मेरा एक लोकल लैंग्वेज बोलने से, मेरा एक मदर टंग बोलने से कोई बच्चा समझ रहा है, मैं वो बोलता हूँ। अच्छा, हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा पिछड़ा ना हो, स्पेशली ड्यू टू लैंग्वेज। जैसे कि आप शिक्षक हैं, तो क्या आपको हमेशा शिक्षक का ही काम करना पड़ता है या फिर कुछ और भी करना पड़ता है सरकार के अगर आदेश अनुसार? इस स्कूल के शिक्षक को स्कूल पढ़ाने के अलावा भी है बहुत सारे काम। जैसे कि जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन ड्यूटी में जाना पड़ता है। अच्छा, कुछ शिक्षक, सभी नहीं लेकिन कुछ शिक्षकों को BLO की काम मिलती है। स्कूल में जो मिड डे मील होती है उसका पूरा इंचार्ज होते हैं हमारे हेडमास्टर सर। तो ऐसे ही कुछ कुछ काम करना पड़ता है पढ़ाई छोड़ के। तो जैसे आप लोगों ने बताया कि गांव-गांव में जाकर आप लोग अवेयरनेस भी फैलाते हैं, एडमिशन को लेके, एडमिशन सेशन शुरू हो गया, तो आपको ऐसे भी देखा होगा कि कोई छात्र के जो गार्जियंस है, मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई छात्र के घर का माहौल थोड़ा सा खराब रहता है या फिर जो गार्जियन से थोड़ा नशा के तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, तो उन गार्जियन से आप लोग किस प्रकार से बात करते हैं, उनको कैसे समझाते हैं? हम लोग भरसक कोशिश करते हैं कि उनको हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा बच्चा को भेजिए स्कूल, ऐसा एब्सेंट रहना अच्छा बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो हम लोग अपने तरीके से भी बच्चों को समझाते हैं कि अगर गार्जियन नहीं समझ रहा है तो हम लोग बच्चों को ही समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर बच्चा भी नहीं हो रहा है तो उसके कुछ रिलेटिव के पास चले जाते हैं। जैसे कि उसका कुछ रिलेटिव अगर है तो वहाँ पे जाके हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा उसको ध्यान दीजिए। तो ऐसा ही एग्जाम्पल एक ऐसा हुआ था, हमारे स्कूल से एक पास आउट बच्चा था, तो वो रिजल्ट लेके बैठा हुआ है, मतलब एडमिशन कर ही नहीं रहा है कहीं पे भी। तो उसको हम लोग पूछे, एक दिन स्कूल के सामने आया था, तो बोले कि एडमिशन क्यों नहीं हुआ अभी तक? दिखा रहा, पोर्टल में दिखा था हम लोग का। अच्छा। कहाँ पे एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है, रिजल्ट लेके बैठा हुआ है। तो उसको बुलाया कि एडमिशन क्यों नहीं ले रहा अभी तक? तो उसने बोला कि सर एडमिशन करने का पैसा नहीं है, और बोल रहा है कि टाइम भी पार हो चुका है। तो हम लोग ने क्या किए, साथ साथ उसी समय सामने का जो स्कूल था वहाँ पे कॉल करके बोले कि ऐसा ऐसा बच्चा आ रहा है, कल डॉक्यूमेंट लेके आएगा, जो चार्ज लगेगा हम लोग दे देंगे। तो बच्चा मंडे आके एडमिशन किया, अभी स्कूल जा रहा है। तो हम लोग अब थोड़ा कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बहुत लंबा चल रहा है। जैसे कि आप एक प्राइमरी टीचर है, बहुत कम उम्र में आप जो है नौकरी को हासिल किए, तो और कोई अगर प्राइमरी टीचर बनना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या है? अभी अगर किसी को प्राथमिक शिक्षक बनना है तो सबसे पहले प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, 2 साल का DLED करना पड़ेगा। DLED करने के लिए क्लास 12th में आपका 50% से प्लस होना पड़ेगा, और तब आप 2 साल का कोर्स DLED कर सकेंगे। उसके बाद जब वैकेंसी आएगी आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के बाद फर्स्ट होगा रिटर्न, आपको रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा। रिटर्न क्लियर हुआ उसके बाद आपको वाइवा इंटरव्यू होगा। उसके बाद इंटरव्यू क्लियर होने के बाद एक पैनल बनेगा, पैनल बनने के बाद काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में आपको स्कूल का ऑप्शंस दिया जाएगा, आपको कहाँ पे सूटेबल रहेगा आप अप्लाई वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप एज एन असिस्टेंट टीचर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के भी 2 साल तक आप प्रोविजनल पीरियड में रहेंगे। अच्छा, उसके बाद 2 साल बाद आपका कन्फर्मेशन होगा। आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया, ये इन्फॉर्मेशन सबको आशा करता हूँ काम लगेगा। तो जितने भी एक्सपीरियंस है जो WBTET की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप कुछ सुझाव देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं।
जितने भी दर्शक है जो आगे जाके सोचते हैं कि मुझको प्राथमिक शिक्षक बनना है या फिर जिसको इच्छा है कि आगे जाके टीचर बनना है, मैं उनको यही सुझाव दूंगा कि परीक्षा की तैयारी रिटर्न सबसे अच्छा करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा वहाँ पे भी एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट दीजिए, अपना एकदम कॉन्फिडेंस रखिएगा। और जब आपको अपने अंदर में कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। तो जैसे कि वक्त का पाबंदी है, तो आज जो है हम अपना जो पॉडकास्ट का पहला एपिसोड जो है यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। और हमारे जो गेस्ट है मिस्टर शिवा छेत्री, जो एक प्राइमरी टीचर है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे एक बात पर अपना जो कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।